हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये आपके यूपीएससी सिलेबस में जो थिंकर्स दिए हैं। अच्छा, ये पार्ट वन है, ध्यान रखिएगा, ये पार्ट वन है, एक और पार्ट आएगा कार्ल मार्क्स का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं कार्ल मार्क्स की। तो 1818 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, फिलोसोफर रहे हैं, सोशोलॉजिस्ट रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इंगल एक पर्सन है, ठीक है, जिनके साथ इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी एक बुक लिखी थी। ठीक है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में इनका क्या सोचना था कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बोर्गोआसी ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट हो गए, ये मालिक हैं फैक्ट्री के। ठीक है, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ये। और जो दूसरे हैं, यानी जिनको हम प्रोलिटेरिएट कहते हैं, जो वर्कर क्लास है, तो वो लोग काम करते हैं, उनको वेजेस कम मिलते हैं, इसी वजह से वो एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं और फिर वो रिवॉल्ट या फिर प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं। ठीक है, ये कार्ल मार्क्स का थिंकिंग ऑर्डर है। इन्होंने इनइक्वालिटी पे बात की है, स्ट्रेटिफिकेशन पे बात की है, फिर ये दो ग्रुप के बारे में बात की है। इसी को हम बोलते हैं, एक ग्रुप जिसके पास चीज़ें हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम हैव्स बोल देते हैं। ठीक है, और जिनके पास कुछ नहीं है उसको हम, यानी जो वर्कर है, उसको हम हैव नॉट बोल देते हैं। ठीक है, बुक लिखी फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, इंगल प्लस कार्ल मार्क्स। बुक फिर लिखी है मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। इंडिविजुअल पे इन्होंने बात की है, कैसे इंडिविजुअल एलिनेटेड फील करता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे बात की है। तो ये सारे टॉपिक्स रहे हैं जिन पे इन्होंने बात की है। तो हम एक एक करके उनके थ्योरीज को देखेंगे। फर्स्ट है, अच्छा ये बताना भूल गया मैं, ये दास कैपिटल एक बुक लिखी थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी। ठीक है, जिसके वजह से जर्मनी से इनको एग्जाइल, इनको भगा दिया गया था। ठीक है, फिर ये इंग्लैंड चले गए थे, फिर वहाँ से इन्होंने काम करना शुरू किया। ठीक है, एक और चीज़ याद आ रही है, वो बता दे रहा हूँ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा रहा था। इसमें काफ़ी वो एक्टिव रहे थे। ठीक है, इंग्लैंड जाने के बाद भी एक्टिव थे। ठीक है, फिर इनके ये मैंने नहीं लिखा। अच्छा, तो इनके घर में फिर लास्ट टाइम पीरियड की बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके, जैसे इनके जो बच्चे हैं वो मरे, वाइफ मरी, तो फिर इनकी भी डेथ जल्दी हो गई। ठीक है, तो ये इनका थोड़ा बायोग्राफी रहा है। चलिए, हमें मेन तो थ्योरी पढ़नी है, तो इससे शुरू करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ऑन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, तो हिस्टोरिकल को देखें, हिस्टोरिकल का मतलब क्या हो गया, पास्ट। मटेरियलिज्म का मतलब हो गया मेटाफिजिकल, जैसे इकोनॉमी कैसी है, सोशल वो कैसा है, इसके बारे में। मटेरियलिस्टिक चीज़ें समझते हैं आप, जैसे मटेरियल कोई भी चीज़, जैसे आपके पास कुछ मटेरियल रहते हैं, तो पहले के लोगों के पास क्या क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, उसके बारे में बात करी, यानी उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनका सोशल लाइफ कैसा था, उसके बारे में। तो इंगल के साथ एक बुक लिखी थी, एक क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये भी एक किताब लिखी है। इनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे इनके थॉट प्रोसेस नहीं मिलते थे। इनफैक्ट एक कहानी छोटी सी मुझे याद आ रही है कि कुछ लोगों ने क्या नाम है, इंगल से बोला था कि आप ज़्यादा होशियार हैं, या मतलब समझदार हैं, इस तरीके से इनकी तारीफ करने की कोशिश की थी कि अगर आप नहीं होते। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना, कि मार्क्स उतना कुछ लिखते वगैरह नहीं थे, या उतना फेमस नहीं थे। इंगल को लोग ज़्यादा जानते थे, तो उनसे पूछा गया कि कार्ल मार्क्स को बनाने में आपका काफ़ी योगदान रहा है। तो फिर ईगल ने बोला था कि नहीं, कार्ल मार्क्स वैसे ही बहुत जीनियस है, ठीक है, बस उनका काम अभी फेमस नहीं हुआ था, तो मेरे बिना भी वो काफ़ी ज़्यादा जीनियस है, ऐसा इंगल का कहना था। तो अभी हम अपने थ्योरी पर फिर फोकस करते हैं कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या आ गया, कि व्हाट यू प्रोड्यूस इन द पास्ट, पास्ट में क्या चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, उसके बारे में अब देखते हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के दो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट हैं, फर्स्ट है इकोनॉमिक सुपर, अच्छा सुपर स्ट्रक्चर वर्ड जो है मैंने पहले ही बताया था, सोसाइटी को लेके यूज होता है, ठीक है ना, और ये सोशियोलॉजिस्ट लोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो एक हो गया इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया सोशल सुपर स्ट्रक्चर। और दूसरा पार्ट क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, इन दोनों चीजों को हमें समझना है, पूरे पूरे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को समझने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ सेकेंड वाले को पहले देख लेते हैं, फिर फर्स्ट वाला जो है इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर उसको बाद में हम देखेंगे। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या कह रहा है कि जब दो अपोजिट फोर्सेस मिलती हैं तो कुछ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ कहा था एक और थिंकर ने, जिसमें हमने लिखा था कि मैन एंड वुमेन है तो चाइल्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से दो अपोजिट फोर्सेस आएंगे तो कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए दो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इंसान का इंसान से, मैन फॉर मैन, और दूसरी रिलेशनशिप क्या है, मैन फॉर थिंग्स यानी मटेरियल, ठीक है। देखते हैं मैन फॉर मैन रिलेशनशिप को कैसे समझाया गया कि दो क्लास है, एक हो गया हैव्स और दूसरा हो गया हैव नॉट। हैव्स कौन है, जिसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो ओन कर रहा है वो हैव्स हो गए, ठीक है ना। यानी जिनके पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिनके पास फैक्ट्री चला रहे हैं जो मालिक है, अच्छा इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। हैव नॉट कौन, जिसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो नहीं है तो वो क्या है, वो वर्कर है, ठीक है। तो उनको हम प्रोलिटेरिएट कह रहे हैं और इसको बुर्गुएजी, ऐसे ही प्रोनाउंस किया गया था, तो मैं कोशिश कर रहा हूं बस। तो ये होगा, एक एग्जांपल मैंने इंडियन लिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये इंसान ऐसे हैं वैसे हैं, बस एक एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आए कि जैसे टाटा है तो ये हैव्स हो गए, क्यों, इनके पास मनी है, मशीनरी है, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये क्या अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। वर्कर क्या है, अपना लेबर दे रहा है, बदले में उसे वेज मिल रहा है, ठीक है ना, वेज बोल सकते हो, सैलरी बोल सकते हो, और वो उसको ये पेमेंट जो कम मिल रहा है ना तो वो एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रोटेस्ट करेगा, हड़ताल करेगा, ठीक हो गया। तो ये मैन का मैन से रिलेशनशिप हो गया। दूसरा क्या हो गया, मैन फॉर थिंग्स। अब हैव्स के पास क्या है, हैव्स के पास ऑनरशिप है, मालिकाना हक है, जैसे उनके पास अपनी फैक्ट्री है, वो मोड ऑफ प्रोडक्शन करवाते हैं, चीज़ों को क्रिएट करवाते हैं और उसको सेल करने पे उनको प्रॉफिट मिलता है। हैव्स नॉट के पास क्या है, वर्कर है या कोई ब्लू कॉलर वर्कर्स होंगे, वो मशीन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर देखा जाए हैव्स भी किससे कनेक्टेड है, फैक्ट्री से कनेक्टेड है, मटेरियल है, और हैफनॉस किससे कनेक्टेड है, वो काम कर रहा है उस मशीन पे, ठीक है। दोनों ही क्या है, देखो मैंने ये जो लाइन और ये लाइन बनाई है, दोनों ही क्या है, किसी ना किसी थिंग से कनेक्टेड है। और जो ये मशीन पे वर्क करते हैं जो हैफ नॉट्स है, उनको बदले में क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरे पे चलते हैं, इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर और सोशल सुपरस्ट्रक्चर। मार्क्स का मानना है कि मैन डिससेटिस्फाइड रहता है क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है मटेरियल्स के लिए, और ये हिस्ट्री में भी देखी गई है। और एक और तरीका है मैन, वो आगे हम लेकिन पढ़ेंगे इंडिविजुअल पे, जो उन्होंने बात की है कि मैन डिससेटिस्फाई क्यों फील करता है, क्रिएटिविटी उसका लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि आप जा, आपके अंदर क्या टैलेंट है, नहीं टैलेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको जाना है फैक्ट्री में काम करना है, प्रोडक्शन करना है, ठीक है, इसलिए आप डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हो। अब ये फिगर है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक सुपरस्ट्रक्चर के लिए क्या कहा, तो ये फिगर आप बनाएंगे तो इसमें हो गया कि ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर, इसमें आ गई फैमिली, रिलीजन, डिवीजन ऑफ वर्क, और यहाँ है आपका, तो आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमिक स्टेटस है, वही आपका सोशल स्टेटस डिफाइन करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप वेल्दी हैं तो सोसाइटी में लोग आपको उस नज़र से देखेंगे, अगर आपके फैमिली को उस नज़र से देखा जाएगा, रिलीजन पे जैसे आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बातों को ज़्यादा माना जाएगा। तो ये मार्क्स कहना चाह रहे हैं, यानी एज पर मार्क्स द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए पर्सन डिसाइड्स द सोशल स्टेटस, कि सोसाइटी में आपको किस लेवल पे देखा जाएगा, ये आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या करता है, डिसाइड करता है। ये बात समझ आ गई। दूसरी तरफ देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि जो, अब ये फिगर दूसरा हो गया, कार्ल मार्क्स ऑन सोशल सुपर स्ट्रक्चर। अच्छा, एक मैसेज आया था इसलिए बस मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग का कहना है कि कभी कभी आप बहुत तेज बोलने लगते हैं, तो ये हो जाता है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, कि वो फ्लो में जाने की वजह से ना कभी कभी मैं काफ़ी फास्ट बोलने लग जाता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे आपके पास तो ऑप्शन है ही 0.5x कर ले, ठीक है। चलिए, तो ये सोशल सुपर स्ट्रक्चर है। अब ये क्या कह रहे हैं कि सोशल सुपर स्ट्रक्चर भी क्या करता है, आपके इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है।
कैसे, दो तीन एग्जांपल लेते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है। अब किसी घर में सिर्फ अगर मर्द काम कर रहा है, मैन काम कर रहे हैं, तो वो उतना ही कमाएगा। लेकिन अगर उस घर में मैन और वुमेन दोनों काम कर रही हैं तो पैसा ज्यादा आएगा। यानी कि आपके घर के सिर्फ जो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि एक की जगह दो काम कर रहा है, तो उससे आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो चेंज हो रहा है। दूसरा देखते हैं, फैमिली को लेके देखते हैं। फैमिली में क्या हो गया, मान लीजिए, मैंने फैमिली और रिलीजन थोड़ा सा बस मिला दिया। जैसे मान लीजिए मुस्लिम्स में बिगर फैमिलीज होती हैं, तो क्या होता है, मनी कम आ रहा है, क्योंकि वो सबको प्रॉपर एजुकेशन दे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पैसा कम आया। तो फैमिली से भी आपका क्या डिसाइड हुआ, इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड हो रहा है। ठीक है, और वही जहां न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है माँ बाप और बच्चे, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोल देते हैं। ठीक है, मुंह भी देख लो कैसा बन गया, गलती से ही बना है। तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या हो गया, कम लोग हैं, कम लोग हैं तो सब प्रॉपर एजुकेशन लेंगे जहां तक लेना है। यानी अगर घर में कोई क्वालिटी वाली भी चीज आ रही है तो सिर्फ इतने में बटेगी। ऐसे उनको समझाता हूँ। जैसे ये मदर है, ये फादर है, और दो बेटे हैं। ठीक है, ये लिख दे रहा हूँ, मदर, ये फादर, ये सन, ये भी सन। ठीक। अब मान लो अगर 1 kg वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल आ रहा है मान लो, तो ये 1 kg तो ये चारों में ही बटेगा। मान लो इक्वल भी बांट रहे हैं तो 250 ग्राम, है ना। लेकिन अगर यही दो के जगह चार बच्चे होते तो क्या ये जो क्वालिटी फूड आया भी है, ये सब में बराबर में बंटता तो कम मिलता। सेम केस आता है एजुकेशन के साथ। अगर दो बच्चे हैं तो वो जहां तक पीएचडी भी करना चाहते हैं तो माँ बाप सपोर्ट मान लो कर रहे हैं पैसों से। लेकिन अगर चार बच्चे होते तो सबको पीएचडी कराने का शायद उनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, तो चीजें बट जाती हैं, बट जाती हैं तो कम हो जाती हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली है तो मनी ज्यादा वो सेव कर सकते हैं या आगे के लिए रख सकते हैं। ठीक है, या आगे कमा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है कार्ल मार्क्स का सोशल सुपरस्ट्रक्चर पे कहना। ठीक है, तो ये आपका अब आता है क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं इस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, कि मार्क्स ने क्या किया, इग्नोर किया है अदर फैक्टर, जैसे क्वालिफिकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टैलेंट हो गया। दूसरा, इंडिविजुअलिस्टिक जो पॉइंट है वो मिसिंग है, यानी इंडिविजुअल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मिसिंग है। आपने सोसाइटी को बस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे ज्यादा देखा है। ठीक है ना, ओनली क्या देखा है, इकोनॉमिक फैक्टर से आपने देखा। जैसे आपने बांट दिया हैव्स और हैव नॉट्स पे, तो ये भी तो आप पैसों के हिसाब से देख रहे हो ना, कि इसके पास ज्यादा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसके पास फैक्टर्स ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये हैव्स हैं तो इनके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो आप इकोनॉमिक आधार पे ही देख रहे हैं। ठीक है, वेबर ने जैसे क्लास को 4 टाइप्स में बांटा है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, वर्कर क्लास। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को लिया है, ये इकोनॉमिक फैक्टर पे बस नहीं बांटा। आपने जो बांट दिया है वो बस इकोनॉमिक फैक्टर पे बांट दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, कार्ल मार्क्स ऑन मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इनका मोड ऑफ प्रोडक्शन पे क्या कहना है वो देखते हैं। तो ये हो गया, जैसे मैंने 2 लाइन बना दी है, ये हो गया हमारा पास्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, और फिर 2 लाइन के बाद आ गया हमारा फ्यूचर। तो इनका कहना है कि अगर हम प्रेजेंट और पास्ट को स्टडी करते हैं तो हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो इन्होंने किया है। तो इन्होंने क्या किया, ये जैसे 6 मैंने लिख दिया है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, मास्टर स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो जो मतलब इनकी जो थ्योरी है, इनके अकॉर्डिंग जब ये रह रहे थे जर्मनी में, तो उस टाइम पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी और बढ़ना शुरू की। तो यहाँ तक तो इन्होंने क्या किया, ये पुरानी जो 3 है इनको तो इन्होंने हिस्ट्री समझा, इनको इसने यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये तीनों को इन्होंने क्या समझा, हिस्ट्री समझी। इसको क्या समझा, प्रेजेंट सिचुएशन। और ये दो जो है सोशलिज्म और एडवांस कम्युनिज्म, इनको इन्होंने फ्यूचर प्रिडिक्ट किया है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, और हम पहले से भी बातें करते आ रहे हैं कि सोसाइटी में जैसे सोसाइटी के जो थ्योरीज भी हम बना रहे हैं वो किस बेसिस पे बना रहे हैं, कि हम तो पहले डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा कलेक्ट करेंगे किसका, प्रेजेंट का और पास्ट का। उसके आधार पे ही ना बता पाएंगे कि हाँ सोसाइटी में आगे ऐसा ऐसा होगा तो हमें ये सॉल्यूशन करना चाहिए या ये चेंजेस करना चाहिए, तब जाके आगे चीजें सुधरेंगी। ठीक है, चलो तो अब एक एक करके स्टेज को देखते हैं। ये सब हो गए आपके मोड ऑफ प्रोडक्शन के स्टेजेस। ठीक है,
चलिए, तो पहला क्या है हमारा, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी इस टाइम पे कोई क्लास नहीं होता था। ये जो हमारी एंशिएंट सोसाइटी है उसकी बात हो रही है। एजुकेशन जीरो के बराबर, कोई एजुकेशन नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं। लोग हंटिंग कर रहे हैं, फायर डिस्कवर हुआ था, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ी भी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और बहुत सारी। तो ये उस टाइम की बात हो रही है, इसको प्रिमिटिव कम्युनिज्म का नाम दिया गया। दूसरा क्या आया, दूसरा आया मास्टर स्लेव सोसाइटी। इसमें क्या है, एक रहेगा ये मास्टर, ठीक है, और इसी को सिटीजन भी कह रहे हैं, यही बस सिटीजन है। बाद बाकी जो है वो क्या है, स्लेव है। ये सिटीजन नहीं होते थे। और दूसरा, जैसे कोई सुपीरियर रेस है, जैसे आर्यन है, अगर मान लो वो सुपीरियर रेस है तो वो सिटीजन कहलाएगा, बाद बाकी लोग सिटीजन नहीं कहलाएंगे। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल्स ले रहा हूँ क्योंकि ये जहाँ पे रहे हैं इन्होंने वहाँ की सोसाइटी को देख के बताया है। मैं थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी घुसा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अपार्थाइड सिस्टम था, रंग भेद वगैरह, तो रंग भेद, अगर जैसे मैं वाइट हूँ तो मैं वाइट हूँ और कोई ब्लैक है, तो ब्लैक को क्या कर दिया गया, स्लेव मान लिया गया, और व्हाइट जो हो गए वो सुपीरियर हो गए। ये हुआ है पहले, ठीक है। तो स्लेव क्या फील कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हैं। फिर ये क्या करेंगे, यूनिटी बनाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे आपने देखा होगा अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, ठीक है। तो वो क्या थे, स्लम्स थे शायद, 21 स्लम्स या ऐसा कुछ था। तो उन सभी लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया था और ब्रिटिशर्स को भगाया था, ठीक है। तो ये हो गई मास्टर स्लेव सोसाइटी। तीसरा आया फ्यूडल स्टेज। अब देखो, मैं यहाँ पे इसलिए इस लैंग्वेज में लिख दिया हूँ कि यही बस चेंज हो गया है, सिस्टम बदल गया लेकिन ये वही लोग हैं। तो फ्यूडल स्टेज में क्या हुआ, अब आ गया लैंडलॉर्ड सिस्टम, ठीक है। लैंडलॉर्ड रहेंगे, और फिर सर्फ, यानी जिनके पास लैंड नहीं है, या एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, ये हो गए। यानी देखो, यही जो मास्टर थे, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, ये जो मास्टर्स थे, यही मास्टर्स अब लैंडलॉर्ड बन गए, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले मास्टर्स थे, डोमिनेंस था, अब लैंड पे काफी ज्यादा वो कब्जा कर लिया है, अब वो लैंडलॉर्ड हो गए, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड हो गए, सर्फ हो गए, लैंडलेट्स, एग्रीकल्चरल लेबर, तो ये फ्यूडल स्टेज चला, ठीक है। फिर आ गया आपका कैपिटलिस्ट स्टेज या इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी। इसमें क्या होगा, अच्छा यहीं पे देखो मैंने साइड में लिख दिया, लैंडलॉर्ड बदल गए, तो लैंडलॉर्ड ही अब क्या बन गए हैं, कैपिटलिस्ट। क्योंकि लैंड था, लैंड से बहुत सारे पैसे आते थे, खेती करवाते थे, खेती से पैसे आए। अब उसी, देखो ये मेरा भी मानना है, एक एग्जांपल देता हूं कि, या फिर मैं एक दो अपने दोस्त को भी समझाता हूं कि आपको ये समझना होगा, जैसे ये लैंड है, ये लैंड का अटमोस्ट यूज क्या हो सकता है। देखो इस लैंड पे खेती, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें एग्रीकल्चर कम कर देना चाहिए, एग्रीकल्चर हुई ना। अगर आपके पास ये लैंड है, मान लो 1 कट्ठा का ही लैंड है, तो अगर सिर्फ इसमें खेती हो रही है, तो खेती से मान लो साल भर में आप कमा रहे हो 8,000 रुपये, ठीक है। वो उसमें जो भी चीजें उगी उनको आपने बेच दिया और उससे आपने कमाया 8,000 रुपये। लेकिन अगर इस पर दुकान बन जाए तो अब आपको उससे रेंट मिलेगा, इस पर बिल्डिंग बन जाए तो और पैसा मिलेगा। तो देखिए, हर चीज तो लैंड पे ही टिकी है, लेकिन आप उस पर क्या क्रिएट करते हो ये मैटर करता है, ठीक है ना। आप उस पर क्रिएशन, आपका क्रिएशन क्या है, आपने क्या दिमाग लगाया और उस पर क्या अप्लाई किया, वो मैटर करता है, वो आपको अर्न करके देगा। मेजॉरिटी लोग इस चीज के बारे में सोचते नहीं, जो लोग सोच रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं सोच रहे उनके लिए मैं कह रहा हूं कि लैंड वैसे का वैसा ही रहेगा। उस लैंड से आपको कितना यूटिलाइजेशन लेना है वो आपके क्रिएशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही जो लैंडलॉर्ड है, ये समझ रहे हैं कि यार खेती से कितना ही पैसा आएगा। अगर देखो, सीधी सी बात है कि एग्जांपल देता हूँ, ये कि यहाँ पे अगर तुम खेती करा रहे हो, ऐसा नहीं है अभी 10 साल 50 साल तक खेती इस पे हो सकती है, बार बार फर्टिलाइजर्स डालो, लेवल बढ़ाओ और खेती करो। लेकिन अगर इस पर एक फैक्ट्री बन गई तो बोलोगे सर 1 कट्ठे में कौन सी फैक्ट्री बनी है, बस एग्जाम्पल बताना, एक छोटी मोटी फैक्ट्री बना दिया, कुछ ऐसा बना दिया, तो इससे आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो लगभग 50-60 साल ये भी आएगा, ठीक है। और उससे बहुत ज्यादा आएगा, मेन मैटर ये करता है, ठीक है। तो यही लैंडलॉर्ड क्या बन गए, कैपिटलिस्ट बन गए। भाई फैक्ट्रीज लगानी शुरू की, प्रोडक्शन हो रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और यही कहलाए क्या, हैव्स, यानी इनके पास चीजें हैं इसलिए हैव्स नाम दिया गया।
इनके पास क्या होगा, ऑनरशिप होगा, मार्केट सरप्लस, यानी 10 रुपए की चीज बनाई और 15 रुपए में सेल किया, 5 रुपए इनका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। दूसरा कौन हो गया, हैव नॉट। हैव नॉट कौन हो गए, वर्कर्स हो गए। अब ये अपना चीप लेबर सेल करते हैं, बदले में इनको क्या मिलता है, वेजेस। अब वेजेस कम मिल रहे हैं, ठीक है, ये पुअर है, और जो पैसा मिल रहा है, जो काम कर रहे हैं 12 घंटे, स्टार्टिंग में जब आप जाके पुराना देखोगे तो सच में बहुत ज़्यादा काम करने पे भी बहुत कम पैसे मिलते थे। तो ये क्या कर रहे हैं, फील एक्सप्लॉइटेड फील कर रहा है, ठीक है। फिर ये प्रोटेस्ट करेंगे। अब जब प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट जैसी भी गवर्नमेंट हो, वहाँ डेमोक्रेसी हो या कुछ भी हो, तो फिर लेबर लॉस पे ध्यान दिए जाएंगे। जैसे एक मज़ेदार बात इसी में बस मैं ऐड कर दे रहा हूँ, इंडिया में 1 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ पहला। दूसरा, 2 लाख रुपीज पर मंथ। ये जॉब्स जो हैं, आप ये देखोगे, आप चेक करोगे, डाटा में चेक करना कि ये जॉब्स कितनी है भारत में, बहुत लिमिटेड है। पर मंथ लाख रुपया देने वाली जो जॉब्स हैं इंडिया में, वो बहुत कम है, बहुत रेयर है। मेजॉरिटी जगह जो तुमको पैसे का वो दिखेगा, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, तो वो तुमको क्या मिलेगा, 12,000 to 30,000। अगर मैं बोलूं कौन सी ऐसी सैलरी का ब्रेकडाउन है जो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, तो यही स्ट्रक्चर है जो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलेगा प्राइवेट सेक्टर से आपको। किसी भी मतलब सेक्टर में चल जाओ, वो हेल्थ हो, फार्मा हो, टीचर्स हो, मेजॉरिटी जगह, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हायर पे वाले जॉब्स नहीं है, लेकिन जब तक आप इस लेवल पे 5 से 7 साल घिसोगे नहीं, तब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो आप देख लेना, तो बहुत कम जॉब्स हैं, इसलिए लोग फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट करेंगे, फिर क्या होगा, लेबर लॉस बनेंगे। तो यहां तक तो कार्ल मार्क्स ने देखा था, ये इनका प्रेजेंट हो गया, बाद बाकी चीजें क्या हो गई, पास्ट हो गई। अब इन्होंने क्या किया, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ कार्ल मार्क्स, यानी इन्होंने कुछ फ्यूचर बताया कि आगे क्या होगा। तो क्या होगा, सोशलिज्म आएगा, यानी ये वर्कर यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, वर्कर के वेलफेयर के लिए लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है। अब जो कैपिटलिस्ट है वो क्या हो जाएंगे, थोड़े लिबरल हो जाएंगे, मतलब सैलरी अच्छी देनी है, यानी जो वर्कर्स आ रहे हैं उनके खाने पीने का ख्याल रखना है, उनको अच्छा खाना क्वालिटी वाला देना, पानी होना चाहिए, टॉयलेट फैसिलिटी होनी चाहिए, वुमेन्स के लिए सेफ्टी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब कैपिटलिस्ट करेंगे, ठीक है। यानी अब थोड़ा एक क्या बनेगा, हारमोनियस रिलेशन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर, यानी वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच में एक हारमोनियस रिलेशन बनेगा। क्योंकि आप ज़्यादा जो ये नहीं बोलते हैं, बहुत जगह आप लोग सुनते होंगे कि प्राइवेट वालों ने तो खून चूस रखा है, तो ये जो लाइन बोली जाती है वो इसीलिए बोली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा भी काम कर रहे हो, जो पेमेंट मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, तो इस वजह से वो तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट बीच में आएगी कि नहीं, इतने काम करने पे भी इतना कम है, या ऐसा कुछ होगा, कार्ल मार्क्स का कहना है। तो फिर इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा। और फिर आगे क्या होगा, आगे आ जाएगा एडवांस्ड कम्युनिज्म, यानी फिर से क्या रहेगी, कोई क्लास नहीं रहेगी, ये जो रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है ना, ये कुछ नहीं रह जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटलेस सोसाइटी हो जाएगी। तो लेकिन जनरली जो जितने भी जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बोला है कि ये जो स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं, ये इनका इल्यूजन है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्रिटिक्स का अपना अपना कहना होता है। तो क्रिटिसिज्म क्या है, ऑन थ्योरी ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि ये नैरो अप्रोच है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, नैरो मतलब आप ब्रॉडर सेंस में नहीं देख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, आप बहुत नैरोली सोच रहे हैं, कैपिटलिस्ट के बारे में भी एकदम निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, तो ये इसलिए एक नैरो अप्रोच है। बिहेवियर, इमोशन, ब्यूरोक्रेसी, इन चीज़ों को आपने इग्नोर किया। ऑब्सेशन ऑफ कार्ल मार्क्स टुवर्ड्स सोशल जस्टिस, यानी कि वो जो सोसाइटी के लिए जस्टिस होना है, यानी मतलब जो वो परेशान जैसे मान लो जो लोग हो रहे हैं, तो उनके जस्टिस के बारे में सिर्फ आप सोच रहे हैं और एक लाइन में सोच रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसी चीज़ें चेंज होती हैं, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। आप सीधा बात कर रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं, तो उनकी परेशानी सीधा खत्म कैसे होगी, तो इस तरीके से होगी, ठीक है।
स्टेटलेस सोसाइटी इज ए इल्यूजन ऑफ कार्ल मार्क्स, यानी जो आपने स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में बात की है, ये बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है कि एक इल्यूजन, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, कि मतलब सारे लोग एक बराबर आ जाए। ठीक है, या आप लोग बहुत बार ऐसे मजाक में सुनते होंगे कि अगर सामने वाले के पास इतना 100 करोड़ है तो क्यों ना वो गरीब को 1-1 लाख रुपए बांट दे। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलाबरेट द मोड ऑफ प्रोडक्शन विच इज डिस्क्राइब बाय कार्ल मार्क्स, जो अभी हमने पढ़ा। डिस्कस द व्यू ऑफ कार्ल मार्क्स एंड वीवर ऑन क्लास, तो क्लास के बारे में तो हमने कार्ल मार्क्स का पढ़ लिया। जब हम, या फिर नेक्स्ट, नहीं क्लास का भी नहीं पढ़ा, क्लास का बाद में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको आप करें और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ध्यान रखना कार्ल मार्क्स सेकंड पे आएगी। ठीक है, 1-2 थ्योरीज जो बची हैं वो उसमें हम कवर कर लेंगे। अगर हो सकेगा तो उसमें मैं डिफरेंस भी आपको बता दूंगा। वीवर तो आपने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन हो सके तो उसी में ही मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आप मुस्कुराते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।